ओके सो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं मेन न्यूज़ है हमारा ब्लास्ट रिलेटेड। 2 मोर हेल्ड फॉर ब्लास्ट, वार्सिटी फेसेस ऑडिट। तो जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये लोग मिल रहे हैं, उनका कनेक्शन है, तो उससे जांच बिठाई जा रही है उस पर। बगल में एक न्यूज़ है, एचसी हाई कोर्ट अपहोल्ड्स ऑर्डर अगेंस्ट एक्स सीएम इन पॉक्सो केस। तो जो पहले आपके एक सीएम थे येदियुरप्पा कर्नाटका के, जिन पर कि एक माइनर लड़की के साथ को सेक्सुअल असॉल्ट करने का केस था, तो उसमें हाई कोर्ट ने जो है वो कोर्ट का आदेश को मेंटेन रखा है, जो है जिसमें कि उन पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई किया गया है येदियुरप्पा पे। माइनर लड़की जो 17 साल के, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने का। नेक्स्ट नीचे एक बीच में फोटोग्राफ के बगल में न्यूज़ है, इंडियाज़ कार्बन एमिशन राइज स्लोअर दिस ईयर रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया का जो कार्बन एमिशन का इंक्रीज़ है वो इस साल धीमा है, ऐसा एक रिपोर्ट कह रही है। उसको देखेंगे, रिपोर्ट डिटेल में पेज 6 पर है। और नीचे जो है, सबसे नीचे, पाकिस्तान ग्रांट्स इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। तो ये अभी जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो उसमें उसको लेके ये न्यूज़ है, जिसमें कि प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है, ऑल आइज ऑन बाई इलेक्शन काउंटिंग एज रूलिंग पार्टीज। कई जगह इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस, यानी जहाँ सीट खाली हो गई थी उसके लिए बीच में चुनाव कराना पड़ा है। तो बाई इलेक्शंस कई जगह हुए, उनके भी काउंटिंग वगैरह होने हैं आज, और बिहार में काउंटिंग होना है असेंबली इलेक्शन का। साइड में न्यूज़ है बीच में, यूपी गवर्नमेंट, छोटा न्यूज़ है, यूपी गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, सीएम। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट की बात है, इसको देख लेंगे। और नीचे एक न्यूज़ है, डिस्पाइट पार्लियामेंट्री पैनल इंटरवेंशन, एसटी प्रोफेसर एट यूपी वार्सिटी रिमेन्स सस्पेंडेड। तो एक शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर को जो है, जो कि सस्पेंड कर दिया गया था, और पार्लियामेंट के पैनल ने उसमें कुछ दखल दिया, उसके बावजूद जो है उनका सस्पेंशन हटाया नहीं गया है। तो ये न्यूज़ जो है थोड़ा समझने का है कि क्या है इसमें, और क्यों, क्या इसमें कास्ट बेसिस पर कुछ कार्रवाई किया गया है गलत तरीके से, या क्या है। और बगल में फिर, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द वॉइसेस ऑफ रिजिलियंस विथ 3 स्क्रीनिंग्स ऑफ पैलेस्टाइन 36। तो ये पैलेस्टीन से जुड़ा हुआ फिल्म जो है वहाँ फिल्म फेस्टिवल में चलाया जा रहा है। चलिए, हाँ अब आ गया नेक्स्ट पेज पर, हाई कोर्ट अपहोल्ड्स ऑर्डर अगेंस्ट येदियुरप्पा इन पॉक्सो केस। तो इसमें इन्होंने कोर्ट पर जो है, जिस कोर्ट में इनका केस चला था, उस पर सवाल उठाए थे
कि क्या उसको ये आदेश और ये अब सुनने का अधिकार है। उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, जो आदेश दिया है वो भी सही है उसका। पॉक्सो एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई चला है। और उसके नीचे न्यूज़ है, ग्रीन पीस अर्जेज एमएससी टू कंप्लाई विथ केरला हाई कोर्ट ऑर्डर। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक कंपनी है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। तो ग्रीन पीस ने एमएससी एल्सा एमएससी जो ये शिप एक ये दिख रहा है आपको फोटोग्राफ में, तो ये उसका कंपनी जो है, ठीक है, उसका शिप है। एमएससी एक कंपनी है, ठीक है, उसका एक शिप है एल्सा, जो कि केरला के कोस्ट के पास डूब गया है, पलट गया है। तो केरला हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया, उससे ग्रीन पीस ने कहा है कि आपको उसको मानना चाहिए, ठीक है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। नीचे फिर उसके न्यूज़ है, टीएन चैलेंज टू मेकेडाटू रिजर्वायर प्लान प्रीमेच्योर एससी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो एक कावेरी नदी पर एक रिजर्वायर मेकेडाटू रिजर्वायर बनाने की प्लानिंग हो रही है, और उसके खिलाफ पहले से ही उसने ऑब्जेक्शन कोर्ट में चैलेंज किया है उसको। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ये कुछ हुआ नहीं है उस पर कार्रवाई, पहले से ही आप जो है उस पर केस कर रहे हैं, ये प्री मैच्योर है। तो खैर इसको पढ़िएगा क्या प्रॉब्लम है। कावेरी नदी पर एक और रिजर्वायर बनाने की बात हो रही है, तो किन किन गवर्नमेंट का इसमें है और क्या उनको प्रॉब्लम है तमिलनाडु को। फिर बगल में न्यूज़ है, वी कांट बी ब्लेम्ड इफ सेंटर फ्रीजेज फंड्स, केरला मिनिस्टर। केरला एजुकेशन मिनिस्टर हैं वी शिवानकुट्टी, जो कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है कोई, या अगर सेंटर वहाँ से पैसा रोक देता है, नहीं देता है तो ये स्टेट और सेंटर के बीच में फंड्स को लेके जो है कुछ डिस्प्यूट है, उसका मामला है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे एक न्यूज़ है जिसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ब्रॉट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो उस समय प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, और अब वो बोल रहे हैं, सही बात है, कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ किया था, जो आज वैसा नहीं हो रहा है, सही बात है। और ये सब जो है जो भी करके करप्शन का ये करके बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन वैसा डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तो ठीक है, काफ़ी इसमें एक्टिव रहे थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे थे। हाँ, बगल में है, इंडिया नेपाल साइन पैक्ट टू स्टेप अप ट्रेड रिलेशंस। इंडिया और नेपाल में ट्रेड बढ़ाने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है, ईसी ऑल सेट फॉर काउंटिंग इन बिहार आफ्टर रिकॉर्ड टर्नआउट, आस्क्स पब्लिक टू रिलाई ऑन ऑफिशियल पोर्टल। तो जो है आज काउंटिंग होगा बिहार में, सभी
जगहों पर। इसके नीचे न्यूज़ है, एससी बैट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिस्टीन साल फॉरेस्ट इन झारखंड सारंडा। सारंडा में जो है जंगल में जो साल, ठीक है, सागवान के पेड़ वगैरह हैं, तो उनको बचाने के लिए कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश दिया है झारखंड सरकार को, ठीक है। तो ये पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है वहाँ का जो है प्रोटेक्शन के लिए, इस न्यूज़ को पढ़िएगा। नेक्स्ट है बगल में, सेंटर रिलीजेज ड्राफ्ट सीड्स बिल, फार्म आउटफिट्स कॉशियस, इंडस्ट्री वेलकम्स इट। तो सीड्स को लेके कोई नया बिल आया है बीजों के बारे में, तो उसको समझिएगा कि क्या है, क्योंकि भाई किसानों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बीजों पर कोई कानून आया है नया, ठीक है। तो जो किसान संगठन है वो थोड़े चिंतित हैं इसको लेके, लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो बेचने वाले हैं, नेचुरल है, वो बहुत खुशी से उसका स्वागत कर रहे हैं कानून का। हाई कोर्ट, नीचे देखिए न्यूज़ है लेफ्ट साइड में, हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाइज मुकुल रॉय एज एमएलए फॉर स्विच फ्रॉम बीजेपी टू तृणमूल। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुकुल रॉय का मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो पहले बीजेपी के सीट पर जीत के फिर तृणमूल में शिफ्ट हो गए थे। ये देखिए 10th शेड्यूल में जो किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये कार्रवाई किया गया है। नेक्स्ट बगल में न्यूज़ है, बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम्स, गवर्नमेंट टू रिविजिट बैंक सेंट्रिक बिडिंग मॉडल। तो यहाँ बैरियरलेस जो है टोलिंग सिस्टम का बात हो रहा है, कि जहाँ बैरियर नहीं बने, कि काफ़ी क्विक आप गए और अपने आप आपका ये हो गया, पैसे जो है आपके कट गए, इस तरह का बिल्कुल जो है फ्री मूवमेंट, क्योंकि जाम लग जाता है उसके कारण वहाँ गाड़ियाँ लाइन में लग खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पर है, इंडियाज़ कार्बन एमिशंस राइज स्लोअर दिस ईयर सेज रिपोर्ट, जो हमने फर्स्ट पेज पर इसका हेडलाइन देखा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इससे आपको पोल्यूशन का भी आइडिया मिलेगा। और एससी वांट्स गवर्नमेंट टू प्रमोट ईवीज अमिड हाई एयर पोल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि गवर्नमेंट को ईवी को प्रमोट करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। ये भी सही बात है। जैसे देखिए एक समय दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो गया था, तो उसके कारण वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी ये गाड़ियाँ हैं डीजल वाले हटाई जाएं, और इधर आसपास में जो रिफाइनरी थे उनको बंद किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली से फिर सीएनजी में शिफ्ट हुआ था कि सीएनजी में गाड़ियाँ आए, और आज लगभग सारी गाड़ियाँ सीएनजी में चल रही हैं, प्राइवेट ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बस वगैरह। तो उससे बहुत कंट्रोल हुआ वहाँ का पोल्यूशन। तो उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए पोल्यूशन कम करने के लिए, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। नीचे फिर बीच में न्यूज़ है, यूनियन स्लैम लेबर पॉलिसी फॉर इग्नोरिंग ग्राउंड रियलिटीज़। तो नई लेबर पॉलिसी जो आई है मजदूरों को लेके, जो नियम कानून आए हैं, उस पर जो है ट्रेड यूनियंस इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं, जो लोगों की सच्चाई है ज़मीनी, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर साइंस का देखेंगे, वर्क प्लेस स्ट्रेस लिंक्ड टू राइजिंग केसेस ऑफ डायबिटीज़ अमंग अडल्ट्स। तो ठीक है, डायबिटीज़ का एक मेजर कारण तो स्ट्रेस ही होता है,
और वो स्ट्रेस किसी भी कारण से हो रहा हो, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो काम कर की जगह होती है जहाँ लोग काम करते हैं, वहाँ स्ट्रेस जो होता है वो भी एक कारण है जिससे कि एडल्ट्स में डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखिए बीच में बोल्ड में दिया हुआ है कि क्रॉनिक स्ट्रेस कीप्स द बॉडी इन अ स्टेट ऑफ हाइटेंड अलर्ट एलिवेटिंग कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। स्ट्रेस होने से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने में बॉडी में अफेक्ट करता है, जिसके कारण ब्लड में जो है ये शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाता है और साथ ही साथ फैट भी जो है हमारे पेट पर जमा होने लगता है। पढ़िएगा इसको, अच्छा आर्टिकल है। और नीचे है वाई हेपेटाइटिस ए डिजर्व्स अ प्लेस इन इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो हेपेटाइटिस ए की बात की है यहाँ कि हेपेटाइटिस ए जो इंडिया का इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण का प्रोग्राम चलता है जिसमें सभी बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, उसमें ये कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए का भी अब शामिल होना चाहिए टीका जो है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल, अर्जेंट अपडेट, इंडिया नीड्स टू रिवाइज इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि जल्दी रिवाइज नहीं होता है, तो उसको यहाँ कहा जा रहा है कि उसको हमें अब चेंज करना होगा ताकि जल्दी उसको रिवाइज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ वही यहाँ लिख रहे हैं, ये हिंदू ने लिखा है, देखिए जो मैं बात कहता रहा हूँ वही लिखा है हिंदू भी, कि ये एक्चुअली इतना लो इन्फ्लेशन नहीं है बल्कि ये आंकड़ों का हेर फेर है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है कि स्टैटिस्टिकल एनोमली रादर देन एक्चुअल फॉल इन प्राइस लेवल्स। प्राइस नहीं कम हो रहा है लेकिन ये कुछ स्टैटिस्टिकल हेरा फेरी हो रहा है जिसके कारण दिखाया जा रहा है कि इतना कम महंगाई है। महंगाई तो उतनी ही है बाजार में, कम कहाँ हुई है। नेक्स्ट है बगल में, डोनाल्ड ट्रंप शेक्स अप द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। जो दुनिया में परमाणु व्यवस्था है, जिस तरह से जो जिनके पास परमाणु यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो उसको फिर से इन्होंने एक स्थिर कर दिया है, झंझोड़ दिया है ट्रंप ने अपना आदेश देकर। नीचे द तमिलनाडु मॉडल ऑफ सब स्टेट क्लाइमेट एक्शन। तो तमिलनाडु ने किस तरह से क्लाइमेट चेंज को लेके अपना प्रोग्राम चलाया है उसकी तारीफ यहाँ की गई है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर है जो हमारा भी बहुत कंसर्न रहा है, शुड पब्लिक सेलिब्रेशंस और एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन बी अवॉइडेड। देखिए माइक लगा हुआ है, लाउड स्पीकर, तो जो लोग जहाँ मन होता है लाउड स्पीकर लगा के जो है शुरू कर देते हैं। और आजकल बिल्कुल मतलब एक इतना रेगुलर प्रैक्टिस बन गया है कि कोई पूछने नहीं जाता है। ठीक है, जब जो कोई भी छोटा मोटा किसी का कोई चीज़ हुआ वो लगा के लोग तैयार हो जाते हैं लाउड स्पीकर जो। तो उस पर जो है यहाँ चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, हाउ इज SEC ensuring फेयर इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरह से फेयर इलेक्शंस करवा रहे हैं, इसको लेके है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है, कैन TN's रिफॉर्म्स चेंज ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। तमिलनाडु में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो क्या उससे जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स है उनका स्वास्थ्य का भी देखरेख होगा, ऐसा यहाँ डिस्कस किया जा रहा है।
नेक्स्ट पेज पर है होल्डिंग अप ग्लास टू इंडिया सिक्योरिंग स्टीवर्डशिप टू टैकल AMR। तो ये भी मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ग्लास जो है ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट है। इसमें जो किया कि एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस अलग अलग देशों में किस लेवल पर है लोगों का, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के लिए वो काम नहीं करते हैं। AMR उसी को बोला है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब जो आपका जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंग जो भी हैं पैथोजेंस जो बीमारी करते हैं, उनमें दवाओं के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दवाएं उन पर असर नहीं करती। तो ये सब मामला समझने का है कि क्या है, ये कैसे होता है, इसको समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट है बिजनेस पेज, सेंटर जंक्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑन पॉलिस्टर फाइबर यार्न। तो पॉलिस्टर पर जो है क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको वापस ले लिया गया है। बगल में है रीन्यू एनर्जी टू इन्वेस्ट ₹60,000 करोड़ इन ग्रीन एनर्जी इन AP। तो कोई कंपनी है रीन्यू एनर्जी, तो वो जो है आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ग्रीन एनर्जी के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ शिप्स कॉपर कॉन्सेंट्रेट टू चाइना। छत्तीसगढ़ जो है चाइना के लिए कॉपर का कॉन्सेंट्रेट जो है और जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और बगल में है एक्सपोर्टर्स वेलकम गवर्नमेंट्स ₹45,000 करोड़ एक्सपोर्ट प्लान बट से मोर डिटेल्स एलोकेशन नीडेड। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पर एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि उसका डिटेल दीजिए, किस किस चीज़ पर आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा कदम है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्स अबाउट ₹50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू टैप फुल पोटेंशियल। उसी तरह ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करने वाले इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि उसको पूरा डेवलप करने के लिए 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें। नीचे देखिए कॉर्नर में न्यूज़ है, सेंटर सस्पेंड्स ओवर 4,000 फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसेस ऑन होर्डिंग चार्जेस। तो जिनको खाद बेचने का लाइसेंस मिला हो उसे 4,000 लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर किया गया है, क्योंकि वो जो है जमा करके ब्लैक मार्केटिंग खाद की कर रहे थे। इसको पढ़िएगा, इसमें देखिए बीच में दिया हुआ है कि ऑल एनफोर्समेंट्स वर अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एंड फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। कानून है ये, एक है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें ज़रूरी चीज़ें जो है उनको लेके कानून है, जो कि आप उसका सप्लाई रोक नहीं सकते हैं। और उसी तरह एक फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है, तो इसको ये लोग जो है ये इग्नोर कर वायलेट कर रहे थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बिजनेस। फाइनेंशियल मार्केट्स फेस डाउन 2025 अपहीवल्स विथ पजलिंग ईज। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की इसमें बात है, चलिए छोड़ दीजिएगा इसको, कोई जरूरी नहीं। लेकिन देख लीजिएगा एक नज़र कि क्या किस तरह से शेयर मार्केट वगैरह रिकवर किए हैं। बगल में देखिए LNG प्राइसेस विल ड्रॉप टू एब्जॉर्ब सप्लाई सर्च बट हाउ मच। LNG का प्राइस कम हो सकता है, लेकिन कितना।
फिर नीचे देखिए न्यूज़ है 6 यूएस स्टेट्स टू वॉच एज राइजिंग प्राइस गैस प्राइसेस ड्राइव कोल कम बैक। तो यूएस के 6 जो राज्य हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि गैस का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो अब वो फिर से कोयले पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो गैस के प्राइसेस जो बढ़ गए हैं उसको लेके उसका प्रभाव पड़ रहा है वर्ल्ड पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड न्यूज़ है इजराइल पैलेस्टीन की जो लड़ाई चल रही है उसको लेके। इजराइल किल्स 2 पैलेस्टीनियंस, सेट मॉस्क अब्लेज, मस्जिद में आग लगा दिए। यूएस यूएई आर्म्स कंपनीज टू मेक एआई ड्रिवन ड्रोन्स। एआई से चलने वाले ड्रोन्स बनाने वाली है यूएस और यूएई की कंपनीज। चाइना नीचे है देखिए लेफ्ट साइड में, चाइना अर्जेस जापान पीएम टू रिट्रैक्ट एग्रेगियस रिमार्क्स ऑन ताइवान। ताइवान को लेके कुछ जापान के प्रधानमंत्री ने कमेंट किया होगा जिसको चाइना ने कहा है कि वापस ले लीजिए, इस तरह का कमेंट ताइवान को लेके। तो मैंने बताया कि चाइना अभी अपने काफ़ी दबंगई में है। नीचे देखिए बगल में फोटो दिया हुआ है रिसीडिंग ट्री लाइन। ये देखिए इस फोटो में देख रहे हैं कि घने जंगल कम होते जा रहे हैं। देखिए इतने एरिया में पेड़ों को काट दिया गया है और पेड़, ये अमेजन फॉरेस्ट का ब्राज़ील का फोटो है। बगल में न्यूज़ है बांग्लादेश टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन रिफॉर्म प्लान्स यूनुस। तो वहाँ रेफरेंडम की तैयारी हो रही है बांग्लादेश में, यानी सभी से वोट करवाया जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। बांग्लादेश ऑन एज एज ट्राइब्यूनल सेट टू डिलीवर वर्डिक्ट इन केस अगेंस्ट हसीना। तो बांग्लादेश में भी अभी काफ़ी हलचल मचा हुआ है क्योंकि आज हसीना जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके खिलाफ केस जो चला है उसका आज फैसला आने वाला है। अभी नहीं, आने वाला है। अच्छा, क्रिसमस भी आने वाला है तो उसकी तैयारी भी शुरू हो गई बहुत जगह। चलिए हो गया, आज का इतना ही है। आइए अब हिस्ट्री पर आते हैं। चैप्टर ख़त्म कर लिए थे क्या हम लोग? नहीं, बचा हुआ था एक, ये बचा हुआ था। हाँ, ओके। तो इसमें हमारा नालंदा महाविहार के बारे में पढ़ना बाकी था। आइए देखते हैं नालंदा महाविहार।
यहाँ उसके फोटोग्राफ दिए गए हैं, देख सकते हैं। आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके होंगे कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। यानी कि धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग होते थे, ज्ञान की बातें डिस्कशंस होते थे सिर्फ मंदिरों तक ही, आम लोगों के बीच में नहीं। अब ये सब बंद हो गया था, शिक्षा का, एजुकेशन का अवेयरनेस, और सिर्फ अब ये मंदिरों तक ही सीमित रह गया था जहाँ ब्राह्मण लोग डिस्कस किया करते थे। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, तो ज्ञान पर धर्म हावी हो गया और कर्म पर अंधविश्वास हावी हो गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उद्वंतपुरी, बिहार शरीफ में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। तो इसके कारण जो है, जब जनता में ज्ञान का ये जो है मतलब कि आकर्षण कम हो गया या धर्म हावी हो गया और अंधविश्वास बढ़ने लग गए, तो इसलिए शिक्षा के संस्थान स्थापित किए गए नालंदा में, विक्रमशिला और उद्वंतपुरी बिहार शरीफ को कहते हैं। ठीक है, इनमें नालंदा में महाविहार का विशेष स्थान है। इसमें खास जगह है नालंदा का। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक फैले हुए, बिखरे हुए। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसका अलग अलग जगह भी था। तो मुख्य जो हम देख पा रहे हैं यहाँ फोटो, मुख्य महाविहार का, और उसके अलावा जहाँ तहाँ जैसे बड़गांव, बेगमपुर गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत ह्वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसका मेन सोर्स या तो ह्वेनसांग ने जो लिखा है अपनी किताब में वो है, या जो उसके बचे हुए खंडहर आज हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। देखिए, मैंने कहा था एक और चीनी यात्री था इत्सिंग, वो भी यहाँ 10 वर्ष बिताया था। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले 200 गांव थे। तो जो इसका इनकम था, 200 गांव जो थे आसपास के, वो इनको दे दिए गए थे। उससे जो भी अपना टैक्स या जो भी कुछ आता था, पैदावार मिलता था, उससे ही यहाँ का जो व्यवस्था चलता था। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। तो वो जो 200 गांव थे, उसके अलावा उनको सरकार की तरफ से भी कुछ जो है मदद मिलती थी, और विदेशी सहायता कुछ विदेशों से भी, क्योंकि वहाँ से आते थे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, या टीचर, बौद्ध भिक्षु भी आते थे, तो वहाँ की सरकारों से भी कुछ मदद मिला करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से होती थी। ठीक है, तो एक शेड्यूल होता था जिसको कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, हॉस्टल्स में भी और यूनिवर्सिटी में भी। ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए, उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। जब यहाँ ह्वेनसांग शिक्षा के लिए आए थे, तो उस समय यहाँ के जो इंचार्ज थे वो थे, यानी कि जो भी कहिए, प्रिंसिपल या हेड कहिए, आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। तो एक कन्वर्सेशन की तरह या सेमिनार जिसको कहते हैं, तो
तो उसमें डिस्कशंस होता था, स्टूडेंट्स पूछते थे, टीचर्स एक्सप्लेन करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, तो वो चाहे ब्राह्मणों या बौद्ध से के धर्म से जुड़ा हुआ हो या धर्म से अलग बातें हो, दार्शनिक एवं व्यवहारिक, जो फिलॉसफी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हो या व्यवहारिक अप्लाइड सब्जेक्ट हो, तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय में, और फिर विज्ञान साइंस हो या आर्ट हो, इनसे भी जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते थे। लेकिन विशेष बल, लेकिन स्पेशल फोकस जो होता था विभिन्न पंथों यानी डिफरेंट जो सेक्ट्स थे, धर्म के जो छोटे हिस्से होते हैं, वेदों, खास करके विशेषकर अथर्ववेद पर, जो कि मेडिसिन और तंत्र मंत्र जिसमें है, जादू, ये सब जो कहते हैं। सांख्य एक दर्शन है, फिलॉसफी है सांख्य, जो कपिल मुनि, हमारे यहाँ कपिल ऋषि हुए थे, कपिल ऋषि, उनके द्वारा दिया गया था सांख्य। और संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म, और साथ में महायान जो बुद्धिज्म है, उन सब पर स्पेशल फोकस होता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि प्रदान की जाती थी, तो शिक्षा जब पूरी हो जाती थी तभी उसको उपाधि यानी डिग्री दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। तो एक यहाँ बहुत विशाल लाइब्रेरी था, बहुत समृद्ध, यानी जिसमें बहुत सारी तरह की किताबें थी, जो कि कई बहुमंजिली थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये लोग उसको सपोर्ट किए थे, गुप्त शासक, फिर हर्षवर्धन और फिर पाल शासक, पाल रूलर्स जो बाद में बिहार में। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11th-12th सेंचुरी में संरक्षण के अभाव, तो फिर कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा था, एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण, और कोई इनके पास रिसोर्सेज नहीं रह गए थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि नेचुरल है कि इंडिया में मुस्लिम रूल आ गया था, सब जगह मुसलमानों का ये था, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं था बौद्ध धर्म से या धर्म में हिंदुओं के, तो इसके कारण इसकी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था, पूरी संस्था को जला दिया था। तो बख्तियार खिलजी, जो कि दिल्ली का शासक था, आया था बंगाल जीतने के लिए, तो इधर बिहार से गुजर रहा था, तो उस समय मानते हैं कि 1197 के आसपास जो है उसने आग लगा दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, पूरा जला दिया। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से इसके कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं कि बख्तियार खिलजी ने किया, लेकिन सब किताबों में यही रहता है कि बख्तियार खिलजी ने। लास्ट लाइन बोला है कि इसका एविडेंस नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने ही इसको नष्ट किया था कि क्या, ठीक है। नाम आता है उसका क्योंकि उसी समय हुआ था, बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर जीत करने के लिए इधर पूरा कैंपेन किया था, तो उसी समय जो है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं। अब नेचुरल बात है कि सैनिकों ने अपना कोई आदेश वैसा नहीं मिला होगा, उसको जो है अपने आप जहाँ जो मिला दिखा उसको आग लगाते चले गए होंगे। होता है ना कई बार कि ऑर्डर ऑफिशियल नहीं मिलता है, तो ऐसा कोई ऑफिशियल कोई, वो तो सैनिक चल रहे हैं, जहाँ जो मिला उसको आग लगा दिया है ना, वो तो युद्ध में ऐसा ही लड़ाई में होता है। तो इसीलिए कोई उसका ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर उसने कहा था कि भाई जो सैनिक जा रहे थे लूटपाट करते हुए, जहाँ जो मिल रहा था उसको आग लगा दे रहे थे। तो वैसे ही इसलिए कोई उसका एविडेंस नहीं है कि भाई ऐसा आदेश दिया गया था कि उसको नष्ट करना है, ठीक है। होता ही है, जैसे भगदड़ होता है, लूटपाट होती है, उसमें कुछ का कुछ होते रहता है, कौन ध्यान देने जाता है उस समय है, जब कोई वायलेंस हो जाता है, रायट्स हो जाते हैं, तो क्या कौन कर रहा है किसको पता रहता है। तो वैसे ही है कि यहाँ लड़ाई करने जा रहा था, तो उस समय सैनिकों ने किया होगा, तो उसका कोई ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसी समय बख्तियार खिलजी के ही समय जब आ रहा था, तो उसी समय नष्ट किया गया था इसको।
चलिए, तो ये लेसन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है संस्कृति और विज्ञान। संस्कृति और विज्ञान। अब यहाँ पर हम लोग पूरे एंशिएंट इंडिया में कल्चर और साइंस का क्या डेवलपमेंट रहा उसको हम जनरल तौर पर पढ़ें। देखिए, तो श्रुति यहाँ दिया है, बॉक्स में दिया गया। श्रुति के सवाल। श्रुति अपने पिताजी के साथ पटना में म्यूजियम देखने गई। वहाँ की एक मूर्ति पर उसकी नज़र टिक गई। उसने अपने पिताजी से पूछा, यह किसकी मूर्ति है, इसे कब बनाया गया हो? भारत के इतिहास में चौथी से 7वीं शताब्दी के बीच का समय, 4th से 7th सेंचुरी, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जो समय है यानी 4th से 7th सेंचुरी, ये कल्चरल और साइंटिफिक प्रोग्रेस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन 400 वर्षों में यही गुप्ता एरा था, ठीक है ना, तो इसलिए इसको गोल्डन एरा भी कहते हैं। इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। तो जो है, मैंने बोला था कि गुप्ता एरा जो था आपका, इसमें बहुत, इसको गोल्डन एरा कहते ही हैं। तो इसमें समाज में, धर्म के क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, ये सब में टेक्नोलॉजी हो गया, इस सब में बहुत डेवलपमेंट्स हुआ था। चलिए देखते हैं कला एवं साहित्य, आर्ट और कल्चर में। सबसे पहले यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा है। इस समय काफ़ी कुछ जो है लिखा गया लिटरेचर में। इस काल में कई धार्मिक एवं लौकिक साहित्यों की रचना हुई। तो कई इसमें जो है रिलीजियस या माइथोलॉजिकल जो है लिखा गया है किताबें। इन पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया। तो इन पुस्तक जो किताबें लिखी गई उसमें जो उस समय के स्त्री पुरुष थे उनकी बहादुरी की कहानियाँ या देवताओं से संबंधित कहानियाँ को बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से लिखा गया। पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। पुराण भी इसी समय में लिखे गए थे। पुराणों से हमें, जैसे आप पढ़ते हैं शिव पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण में शिव से जुड़ी कहानियाँ हैं, विष्णु पुराण में विष्णु से जुड़ी, तो इसी तरह पुराण इसी समय लिखे गए थे। पुराणों से हमें धार्मिक, सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली भी मिलती है। उसमें जो उस समय के राजा महाराजा थे उन सब की भी वंश का पूरा कहानी उसमें लिखा रहता है। हिंदू रीति रिवाज एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई। इसी काल में जो है जो कई सारे जो हिंदू रीति रिवाज, यानी कि यहाँ राजा मनु की बात हो रही है कि उन्होंने जो लिखा कई भी इसी समय लिखा गया। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई 100 वर्षों में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय संकलित किया गया। तो रामायण और महाभारत जो थे, जो पहले मौखिक रूप से ओरली सिखाए जाते थे, सुनाए जाते थे, लोग उनको याद करते थे, लेकिन इसी समय में उसको एक किताब की तरह जो है सबको फाइनली कंपाइल किया गया था जो। तो यहाँ देखिए नीचे, कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। तो कुमार संभवम कालिदास ने लिखी थी, तो जिसमें कि मतलब कि जो है शिव पार्वती का बेटा जो कार्तिकेय है पैदा होते हैं और फिर वो जाके एक राक्षस का वध करते हैं। तो उसके लिए आपने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा मूवी वगैरह में कि जो है ये क्या नाम है, कामदेव जाते हैं शिव पर, फिर शिव पार्वती का ब्याह होता है और फिर उनका जो है आगे, तो ये सब उनके जीवन का जो है इसमें चर्चा है, प्रेम का उनका। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी उसका बड़ा ही रोचक एवं सजीव वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। कुमार संभव जो कि कालिदास ने लिखा इसी समय। देखिए,
गुप्त काल में ऐसे कई दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद हैं। कई उनके दरबार में, पोएट में, राजा के कोर्ट में ऐसे पोएट्स थे तो जिनका की रचनाएं था लेकिन हमें नहीं मिला है, नष्ट हो गया होगा। आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। हरिसेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थे, तो ये पोएट जो थे ये भी कालिदास की तरह ही महान पोएट थे हरिसेन, जिनका कि प्रयाग में प्रशस्ति मिला है, पत्थर पर खुदा हुआ उनके द्वारा मिला है। इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्र में कई पुस्तकों को लिखा। तो पोएट ये भी लिखे, पोएट्री भी और प्रोज भी, कविता भी, नाटक भी। कालिदास के नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान हैं। इनके जो नाटक हैं ज़्यादातर वो उनका अंत एक अच्छा सुखमय अंत होता है, यानी हैप्पी एंडिंग, और प्रेम प्रधान, जो उन पर ज़्यादातर लव रोमांस बेस्ड है। इनकी रचनाओं में ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम है। ठीक है, तो ये सब जो है महान ग्रंथ हैं और प्रेम आधारित है, जो है किसी न किसी का प्रेम इनमें है। जैसे कुमार संभव में आपने देखा शिव पार्वती का प्रेम है। रघुवंशम में जो है रामचंद्र जी का वंश का पूरा चर्चा, और उसमें राम सीता का भी है। ठीक है, अलग अलग लोगों का है इसमें। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। तो कालिदास जो नाटक लिखे हैं उसमें जो भाषा का इस्तेमाल, तो जैसा जो पात्र था होता था, मतलब जो कैरेक्टर होता था उसी हिसाब से लिखते थे। जैसे आम आदमी बोल रहा है तो उसके लिए आम आदमी का भाषा में डायलॉग लिखते थे। जैसे है ना, कोई ऋषि बोल रहा है तो संस्कृत में बोल रहा है, तो उस तरह से मतलब वो जो डायलॉग लिखते थे इस तरह से नाटक में। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र एवं स्त्रियां प्रायः प्राकृत तथा अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करती थी। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि जो पढ़े लिखे लोग, जैसे नाटकों के कैरेक्टर की बात हो रही है, जो इन्होंने ड्रामा लिखे, प्ले लिखे, उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे तो वो अपने अपने जो है, जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो वो संस्कृत में डायलॉग बोल रहा है, कोई जो है कम पढ़ा लिखा आम आदमी है, औरतें हैं, तो वो जो है नॉर्मल बोलचाल की भाषा जो प्राकृत थी उसमें बोल रहे हैं। इस तरह से लिखा है उन्होंने। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य और नाट्य कला दोनों दृष्टि से बेजोड़ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शाकुंतला और दुष्यंत की कहानी है, जो भूल जाते हैं राजा दुष्यंत शकुंतला को। और मालविका अग्निमित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। दूसरी तरफ एक और, ये सब पूछा जाता है अक्सर, देखिए आपसे पूछा गया एग्जाम में, सब किताबों का नाम। तो मालविका अग्निमित्रम जो कि आपके कालिदास के द्वारा लिखी गई, शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। शुंग वंश जो मैंने बताया कि मौर्य जब गए थे तो यहाँ शुंग वंश आया था मगध में, उनके ऊपर ये लिखा गया है। इस काल के नाटकों में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस समय की है मृच्छकटिकम। इसका हिंदी में होता है मतलब मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी का रथ। पहले बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी का रथ जैसा बनाते थे, गाड़ी, जैसे आजकल लकड़ी का बनता था। हाँ हाँ, तो वैसे ही ये भी जो है मृच्छकटिकम बहुत ही महान एक कृति है शूद्रक की। शूद्रक नाम है उनका। तो इस काल के नाटकों में शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, ये अलग है बाकी से हटके, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसमें जो है राजा लोग के बारे में और बड़े बड़े बातें नहीं की गई है। इसका नायक दरिद्र ब्राह्मण सार्थवाह चारुदत्त है। इसका जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक गरीब ब्राह्मण है चारुदत्त, पूरा नाम है सार्थवाह चारुदत्त। एवं नायिका जो मेन लीड एक्ट्रेस है वसंत सेना नाम की गायिका, वेश्या एक है जो वसंत मतलब गायिका है, उस समय तो वेश्या कहते थे, तो वसंत सेना नाम की गायिका है। इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं जो वास्तविक जीवन के ज़्यादा करीब दिखाए। तो ये जो है इनके जीवन पर आधारित है, किस तरह से जीवन में गरीबी में जीते हैं और फिर क्या हालात आते हैं।
तो इनके आम आदमी के हिसाब से लिखा हुआ है। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज है, बहुत सरल भाषा में सब बातचीत, क्योंकि इतना पढ़े लिखे सब नहीं थे, लेकिन उनमें भरपूर संवेदना भी दिखाई देती है। लेकिन उसमें जो सेंसिटिविटी होता है लोगों का, इमोशंस होते हैं, ये सब भी दिखाई देता है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का सहज चित्रण, सब तरह के जो लोग समाज में होते हैं उन सब का एक नेचुरल डिपिक्शन है इसमें जो। तो नाम एक्चुअली कि इसमें जो बच्चा होता है इन दोनों का, वो कहता है कि मुझे भी एक मिट्टी की गाड़ी ला दो, बाप से कहता है, माँ से कहता है, तो उसके लिए मिट्टी की गाड़ी बनाने का, खैर इसी के आधार है मिट्टी की मृच्छ कटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और हमेशा ही पूछा जाता है मृच्छ कटिकम के बारे में, बहुत पॉपुलर। नेक्स्ट है विशाख। देखिए सब इम्पोर्टेंट सब बुक्स हैं, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता रहा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उसी समय विशाख दत्त थे जिन्होंने 2, एक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नाटक लिखे। मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, मुद्रा राक्षस में जो है चाणक्य उस समय कैसे नंद शासकों को जो है हराते हैं, गिराते हैं शासन से, उसका पूरा उनके प्लानिंग्स का जो है पूरा मुद्रा राक्षस में वर्णन। जब वहीं देवी चंद्रगुप्तम में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का। तो आपने जो पढ़ा था कि जो राम शकाधिपति ने अटैक कर दिया था और रामगुप्त की पत्नी थी जो ध्रुव देवी, तो उसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था और रामगुप्त को मार के उससे विवाह कर लिया था ध्रुव देवी उसकी पत्नी से। उस सब का जो है वर्णन है देवी चंद्रगुप्तम में। इस प्रसंग को भी आप पिछले अध्याय में, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ध्रुव देवी का किस्सा, इसका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का। स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। हर्षवर्धन जो था वो भी बहुत अच्छे नाटक लिखने थे। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। सही बात, इन्होंने हर्षवर्धन ने भी 3 बहुत नामी नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जिसमें सबसे फेमस है रत्नावली। ठीक है, यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो संस्कृत में जो प्रोज लिखे गए, गद्य लिखे गए, पोएम नहीं प्रोज, उनका जो है सर्वोत्तम बेस्ट एग्जाम्पल्स में से आता है। हर्षवर्धन भी बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत अच्छे नाटक लिखता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। और उधर अब देखिए, आप अक्सर सुनते हो नवरत्न सुनते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में 9 रत्न, 9 ऐसे महान विद्वान थे, उनको 9 रत्न कहे जाते। उनमें से एक था अमर सिंह, जिसने अमरकोश यानी संस्कृत के लिए एक बड़ा बहुत इंसाइक्लोपीडिया, जैसे डिक्शनरी आप देखते हैं ना, मेरे पास मोटा एक डिक्शनरी है वेबस्टर का, उस तरह का एक डिक्शनरी संस्कृत का उन्होंने बनाया था, अमरकोश। और अमरकोश से जुड़ा हुआ आपको सवाल इसी बार पीटी में आया था, पिछले पीटी में, अमरकोश से जुड़ा हुआ, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अमर सिंह ने अमरकोश, अमर नाम से शब्दकोश बनाया था, संस्कृत का एक बहुत बड़ा डिक्शनरी कंपाइल किया था। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। तो इसी समय वात्स्यायन ने भी कामसूत्र लिखा था, जो कि इस समय लौकिक ग्रंथ कहने का मतलब कि जो जीवन से जुड़ा हुआ जो उसमें बातें हैं। इसमें व्यावहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। देखिए, कामसूत्र का बताया जा रहा है कि इसमें व्यावहारिक जो फैमिली लाइफ होता है, जो बिहेवियर होता है हमारा फैमिली लाइफ में, उन सब उसके सभी तरह का सब, यानी कि जिस भी तरह का बिहेवियर जहाँ जो जीवन में हमें ज़रूरत पड़ता है, उस सब का यहाँ लॉजिकल ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत,
नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा भी है। इसमें भी बताया गया कि नागरिकों के लिए अच्छा व्यवहार कैसे करना चाहिए, संगीत सीखना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, नृत्य सीखना चाहिए, गीत सुनना चाहिए, ये सब जो है उसको लेके भी बताया गया है। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन भी किया गया है। जो उस समय अच्छे मतलब संपन्न लोग होते थे तो उनके लिए उनके दैनिक जीवन किस तरह से उनको जीना चाहिए ये भी इसमें बताया गया है। इसी समय दक्षिण भारत में भी कई महाकाव्यों की भी रचनाएं हुई। साउथ में भी, इंडिया में भी उस समय बहुत बड़े बड़े महाकाव्य एपिक्स लिखे गए जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसी समय साउथ इंडिया में जो लिखे गए उस समय मैंने बताया था कि संगम क्या होते थे, जब जहाँ तमिल साउथ के जो है वो विद्वान सब एक साथ मिल के आपस में चर्चा वगैरह करते थे, कॉन्फ्रेंस टाइप का होता था, उसको संगम कहते थे। तो संगम उस समय जुड़ा हुआ जो उस समय जो साहित्य लिखा गया उसको संगम साहित्य कहते हैं, संगम लिटरेचर। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई थी, तमिल भाषा में लिखे गए ज़्यादातर। इलंगो नामक कवि ने शिलप्पदिकारम की रचना की। ठीक है, ये सब पूछा जाता है, एकदम याद रखना है। शिलप्पदिकारम सबसे जो फेमस इसमें है शिलप्पदिकारम, इलंगो नामक के तमिल पोएट ने इसको लिखा था। इसमें कोवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है। इस शिलप्पदिकारम में एक व्यापारी है कोवलन, उसका स्टोरी है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है। तो इसमें जो व्यापारी है जो कि अपनी पत्नी कन्नगी थी उसको ध्यान नहीं देके एक माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता था, और राज जौहरी के द्वारा चोरी का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दे दिया गया। तो उसका जो उस राजा का जो जौहरी था, जो ज्वेलर था, उसने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया व्यापारी पर, जिसके कारण राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में मदुरा शहर को नाश कर डाला। तो पत्नी कन्नगी ने बहुत कहा कि अन्याय है, चोरी नहीं किया है, लेकिन जब नहीं तो उसने विरोध में पूरे मदुरा शहर, जो मदुरई है आज, उसको नाश कर दिया पूरा। तो ये उसकी कहानी है शिलप्पदिकारम, बहुत फेमस। उसके बाद है उसी तरह मणिमेखलई लगभग 400 वर्ष के बाद तमिल भाषा में ही सतनार द्वारा लिखा गया। सतनार नाम के ये थे पोएट, उन्होंने लिखा मणिमेखलई। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें जो है मणिमेखलई नाम होता है इसकी बेटी का, इन दोनों के, उसकी कहानी है, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी। तो संगम साहित्य के समय जो है शिलप्पदिकारम, मणिमेखलई, पट्टू पट्टू, इस तरह से और भी कुछ किताबें हैं जो बहुत फेमस है। आम लोगों के द्वार भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक, आम लोगों के द्वारा भी है, के द्वारा भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते थे। यानी आम आदमी भी लिखते थे कहानी, कविता वगैरह। इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित है। तो उसमें कुछ जो मोटिवेटिंग, कुछ मोरल वाली स्टोरीज थी, उनको जो है जातक लिटरेचर और पंचतंत्र में कंपाइल किया गया। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। तो मैंने बताया था कि जो बुद्ध के जीवन से या बौद्धों से जुड़े हुए इस तरह के कुछ प्रेरक प्रसंग थे, मोटिवेशनल स्टोरीज थे, उनको जातक कथाएं कहते हैं। और उन कथाओं को जो स्तूप होते थे उनके रेलिंग पर चित्र बना के उसको दिखाया जाता था कि लोग चित्र से समझ सके। बाद में उसको किताब में लिखा गया। तो ये स्तूपों की रेलिंग जो होते थे और अजंता में चित्र बना के इन सब कथाओं को दिखाया गया कि क्या घटना हो रही है, क्या कहानी है। जैसे उसके बाद है वास्तुकला, स्थापत्य कला। तो वास्तुकला होता है बिल्डिंग बनाने का स्टाइल, आर्ट, और स्थापत्य कला मूर्तियां वगैरह बनाने का या मंदिर वगैरह बनाने का जो होता है उसको स्थापत्य कला का। तो इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई।
इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान है। उस समय जो बने थे वो इतने अच्छे ढंग से और बढ़िया मौजूद कि आज भी उनके बहुत सारा रिमेन्स बचा हुआ है। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, मंदिर बनाने का भी स्टाइल इसी समय शुरू हुआ था, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन मंदिरों के अब हम उस समय के मंदिर के रिमेन्स नहीं मिलते हैं ज़्यादा। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। साउथ इंडिया में भी मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स बनना शुरू हो गए थे। देखिए, मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो जिस कमरे में देवता की मूर्ति रखी होती है उसको गर्भगृह कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इसी को बनाने से होती थी कि भाई जहाँ मंदिर जैसे होता है, कहीं कहीं भी आप देखेंगे छोटा मंदिर बनता है, क्या है, मूर्ति है, उसके ऊपर एक छोटा सा कमरा जैसा बना देते हैं, तो उसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, ठीक है, गर्भगृह तक जाने के लिए एक रास्ता होता था और घेरा हुआ रहता था, उसको दालान कहते, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा भवन का द्वार ड्योढ़ी में निकलता था, ठीक है। तो सभा भवन ही नाम है उस समय जिस तरह कंस्ट्रक्शन होता था। सभा भवन का द्वार ड्योढ़ी में यानी कि बाहर निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था, और ये जो गर्भगृह के बाहर होता था सभा भवन, तो सभा भवन के जो है चारों तरफ आंगन और फिर दीवार बनी होती थी। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। तो इस आंगन में जो चारों तरफ आंगन होता था, आगे चल के छोटे छोटे मंदिर जैसे बना के दूसरे देवताओं की मूर्तियां बनाने लग गए थे लोग। कभी आप साउथ का गए होंगे कोई छोटा मोटा या मंदिर में, तो आप देखे होंगे इस तरह का वहां रहता है। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, शिखर नहीं होता था, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी इस समय हो चुकी थी। शुरुआत में शिखर नहीं, यानी मंदिर के ऊपर कोई ऊंचा सा गोल जैसा या इस तरह का नहीं बनाते थे, लेकिन बाद में फिर ये बनना शुरू हो गया था। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बना के उस पर बनाया जाता था मंदिर को। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। मंदिरों के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। मंदिर के जो गेट होते थे और जो पिलर्स होते थे वो सब उस पर काफी कुछ डेकोरेशन किया हुआ रहता था। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये देखिए नीचे दिया हुआ है, ये गुप्त काल का बना हुआ है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसमें जो है वैष्णव धर्म से जुड़े हुए है ना, बहुत ही सुंदर वास्तुकला इसमें दिखती है, यानी आर्किटेक्चरल। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। काफी डेवलप्ड था इसका आर्किटेक्चर। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। तो जहां मंदिर पर शिखर बनता था, यानी उसका टॉप पार्ट बनता था, उसका पहला फर्स्ट एग्जाम्पल शायद यही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो 12 मीटर ऊंचा यानी 30-35 फीट हो गया। इस मंदिर में 4 मंडप हैं जो चारों दिशाओं में है। 4 मंडप इसमें चारों दिशाओं में मंदिर में बने हैं। गर्भगृह जहां मूर्तियां रहती के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है। तो गर्भगृह जहां मूर्ति रहती है उसके गेट पर जो है जो पिलर्स बने हुए हैं उस पर भी कई मूर्तियां डेकोरेशन के रूप में बनाई गई। तो यह है झांसी का
देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए, फिर एरण में बॉक्स में दिया हुआ है, एरण में वराह और विष्णु के मंदिर हैं। ठीक है, तो एरण में जाएंगे, जहाँ एरण अभिलेख आप पढ़े भी हैं, एरण में इंस्क्रिप्शन मिला था। तो एरण में जो है वराह देव, जो कहते हैं कि सुअर का जो अवतार लिए थे, वराह अवतार कहते हैं, तो वराह और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में हिंदू मंदिर बने और बौद्ध के द्वारा बौद्ध विहार और चैत्य स्तूप बने। सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। तो सारनाथ का जो स्तूप है उसका नाम है धामेक स्तूप, ईंटों से बना था ये। इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है। इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर ना होकर सर्कुलर। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। 128 फीट ऊंचा स्तूप है सारनाथ का, गए थे हम लोग अभी। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, इसमें कोई नीचे प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। यह धरातल पर ही निर्मित है, जमीन पर ही सीधा बनाया हुआ है। स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। उसमें जगह जगह खोला हुआ है ताकि उसमें किसी की मूर्ति रखी जाए। यह कल्पना, आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। तो यह जो है कैसे डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर और इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा है। इस काल के गुहा मंदिरों का, गुहा मंदिर केव टेम्पल्स, जो केव्स को काट के टेम्पल बनाए गए, गुफाओं को काट के उसको केव टेम्पल्स, गुहा मंदिर। हाँ, गुहा से ही बिगड़ के गुफा हो गया। हाँ, गुहा जो कहते हैं, कोई चीज में कैविटी होता है, खाली जगह को गुहा कहते हैं। तो गुहा को ही जो है गुफा कहने लगे हम लोग हिंदी में। तो इस काल के गुहा मंदिर यानी केव टेम्पल्स का सर्वश्रेष्ठ नमूना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है उदयगिरी का गुहा मंदिर है। उदयगिरी के जो ये देखिए फोटो दिया हुआ है, इसमें अगर आप उसमें देखेंगे बड़ा करके, तो केव को अंदर काट के उसमें पिलर्स बनाया गया, सब चीज़ केव्स पत्थरों को काट के बनाया गया। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। तो इसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था वीरसेन, उसने बनवाया था। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। तो इसके अंदर जाने पर एक हमें गर्भगृह मिलता है जहां मूर्ति और उसके सामने मंडप बना हुआ है। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। उसमें खोदी गई है पत्थर में वराह अवतार, जो एक सुअर का रूप लेके भगवान मानते हैं कि अवतार लिए थे, तो उसका विशाल एक मूर्ति ऐसा बना हुआ है वराह अवतार का। जैसे देखिए अभी कांतारा जो मूवी बनी है, तो वो सब उसी वराह अवतार से ही जुड़ा हुआ है। दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी है। दीवारों पर सजावट किया हुआ है, पच्चीकारी किया हुआ है, चित्र वगैरह बनाया हुआ है, खुदा हुआ है, इस तरह का सजावट किया हुआ है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता
बाघ एवं सीतनवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सब याद रखिएगा। और इस बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, सीतनवासल की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, केव टेम्पल्स हैं सब। ये गुफाएं काफी लंबी हैं। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती हैं। पहले की गुफाएं जो होती थी तो उसमें सिंपल कुछ नहीं रहता था, लेकिन इस समय की जो गुफाओं में है, उसमें पूरा गुफा में अंदर दीवारों पर सजावट मिलती है। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे, तो इनमें जो है बौद्ध जो फॉलोअर्स होते थे वो आते थे पूजा करने। मूर्ति कला, अब नेक्स्ट है मूर्ति कला, स्कल्पचर। मूर्ति कला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच, यानी वही गुप्ता का जो एरा है 4th से 7th सेंचुरी के बीच, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो मूर्ति बनाने का काम इन 3 जगहों पर बहुत विशेष रूप से डेवलप हुआ, मथुरा में, सारनाथ में और पाटलिपुत्रा में। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, आपने पढ़ा था, पहले दिखाया था मैंने, कुषाण के समय इंडो ग्रीक में जो थे वो ग्रीक स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे, तो उसमें शरीर के सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। गुप्त काल में क्या है, वो मोटे मोटे कपड़ों से ऊपर पहनाए हुए लगता था कि कपड़े पहने हुए, तो शरीर का उसमें दिखाई देता है नितांग वगैरह कुछ। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए, और मूर्ति में जो है तो उसके चारों तरफ जो है, जैसे जो हैलो कहते हैं, लगता है जैसे क्या है, आप देखते होंगे रामायण, भगवान को खड़े सिर के पीछे कुछ चमक रहा है गोल तो उसको हैलो आभा मंडल कहते हैं। तो आप जो भी इस समय की मूर्ति देखेंगे बुद्ध के, तो दिखेगा पीछे गोल बड़ा सा जो है बना हुआ है गोल जैसा, जो कि उनका एक चमक जैसा दिखाई देता है। कहते हैं कि पीछे आभा मंडल, आभा मीन्स होता है लाइट, स्फेयर ऑफ लाइट। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया, देवी देवताओं को जो है मानव की तरह दिखाया गया। इस काल की मूर्ति कला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। तो इस गुप्ता एरा जो है, गुप्ता जो एरा था, गुप्ता स्टाइल था, इसमें गांधार स्टाइल की जगह मथुरा स्टाइल का ज़्यादा प्रभाव हमें दिखता है। इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई। तो इस एरा में जो है बुद्ध के साथ साथ विष्णु भगवान की मूर्तियां भी बनाई गई थी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर। हाँ, विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, जो अभी हमने पढ़ा था देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में, तो उसी मंदिर का है। देखिए, इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। देख सकते हैं जैसा दिख रहा है कि लेटे हुए विष्णु और ऊपर शेषनाग जो है घेरे हुए हैं। वे कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित है। तो उनके कुंडल है कान में, सिर पर मुकुट है, गले में माला है, हार है, कंगन है हाथ में। इनमें एक और शिव, और झांसी में कहीं होगा, झांसी में पड़ता है, झांसी का है देवगढ़। तो वे है ना, इनमें एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। ठीक है, इसमें देखिए कि एक तरफ शिव और इंद्र ऊपर बने हुए हैं। समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं, बगल में 2 शस्त्रधारी शस्त्र को लिए हुए पुरुष खड़े हैं। कार्तिकेय मयूर पर जो है आसीन है, कार्तिकेय मोर पर बैठे हुए हैं, तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्म विराजमान हैं। तो कमल पर बीच में देखिए, ऊपर में दिखेगा, अगर बड़ा करके देखिएगा तो दिखेगा ब्रह्मा जी एक कमल पर बीच में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की भी मूर्ति मिली है, और इसी तरह एक और मूर्ति मिली है जिसमें कि गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं कृष्ण। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है।
इस समय की जो बौद्ध मूर्तियां बनी है बिल्कुल लगता है सजीव है, सामने बिल्कुल बैठे हुए मूर्ति की तरह, इस तरह का लगता है। एवं मौलिकता बेसिक बिल्कुल। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघराले, उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है। तो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं सामान्यतः उनके बाल घुंघराले दिखाए जाते हैं और उनके पीछे सिर के एक आभा मंडल यानी हैलो गोल जैसा बनाया हुआ रहता है, लाइट का जो बताया। और उनकी मुद्राएं अलग अलग मुद्रा में है, जैसे कभी लेटे हुए हैं, कभी खड़े हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जागे हुए हैं, ध्यान में हैं, ठीक है, अलग अलग मुद्राएं हैं। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मथुरा संग्रहालय में एक बुद्ध मूर्ति है और सुल्तानगंज से मिली है तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं गुप्ता के समय के। चलिए ठीक 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 है, यहीं तक रहने देते हैं। काफ़ी कुछ है फैक्ट इसमें, इसलिए हाँ याद भी करना है उतना।